मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राजनीति विज्ञान विभाग। हमारा जो विषय था वो था मनुस्मृति के अध्याय। मनु ने अपनी मनुस्मृति को कई अध्यायों में विभाजित किया है, जिसमें से हमने पहला और दूसरा अध्याय कर लिया था। पहला अध्याय था राज्य की उत्पत्ति और दूसरा अध्याय था संप्रभुता का आधार। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, पहला और दूसरा अध्याय राज्य की उत्पत्ति। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मनु ऐसा मानता था कि राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजा में असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की रचना की। तो ये मनु का ईश्वरीय सिद्धांत था, मनु का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था, क्योंकि ईश्वर द्वारा राज्य की रचना की गई थी। दूसरा था संप्रभुता का आधार। संप्रभुता के आधार में मनु ने दो प्रकार बताए थे, एक था धर्म, एक था दंड। धर्म की परिधि में मनु ने नैतिक नियम, सदाचार के सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत, शासक के प्रजा के कल्याण के प्रति दायित्व एवं कर्तव्य एवं शासकीय शक्ति का प्रयोग बताया था। इसी प्रकार दंड में उन्होंने राजा को दंड का स्वामी नहीं अपितु अभिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया था। राजा दंड का प्रयोग कर सकता है, लेकिन केवल अभिकर्ता के रूप में। यदि प्रजा कुछ गलत कार्य करती है तो राजा इस दंड की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, मगर यदि राजा इस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह स्वयं नष्ट हो सकता है। ये दंड उसे स्वयं नष्ट कर सकता है। इसलिए राजा की दंड की शक्ति को मनु ने उसे अभिकर्ता के रूप में दिया है, स्वामी के रूप में नहीं। ये थे हमारे दो अध्याय। हमारा तीसरा अध्याय जो आज का अध्याय है वह है राज्य के सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांत। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और विभिन्न अंग अपना कार्य को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार राज्य के भी 7 अंग या प्रकृतियाँ होती हैं। मनु ने यहाँ प्रकृति शब्द का उल्लेख किया है। ये 7 प्रकृतियाँ कौन कौन सी है? स्वामी, राजा, मंत्री, अमात्य। स्वामी अर्थात राजा, मंत्री अर्थात अमात्य, पुर अर्थात किला, राजधानी, राज्य अर्थात जनपद, कोश, दंड अर्थात सेना एवं मित्र। ये 7 प्रकार की प्रकृतियाँ जो मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में दी है। तो हम पहली लेंगे। पहली है स्वामी। मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है, राज्य को स्वामी माना है और उसे नैतिक गुण, प्रशासनिक क्षमता एवं दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। मतलब राज्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए जो राज्य को चलाने के लिए आवश्यक हैं? नैतिक गुण, प्रशासनिक क्षमता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा। ये था स्वामी पहला। दूसरा है मंत्री। मनु ने राज्य के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों का भी उल्लेख किया है। उसने कहा है कि सुयोग्य मंत्रियों द्वारा राजा अपने राज्य के कार्यों को चला सकता है, क्योंकि मनु ने राज्य की प्रकृति में मंत्री को स्थान देकर यह सिद्ध किया है कि शासन की जो शक्ति है वो राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु संस्थागत शक्ति है। राजा इसे निजी तौर पर प्रयोग नहीं कर सकता। ये एक संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। सुयोग्य मंत्री हैं तो उनके माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये था दूसरा। तीसरा है पुर। पुर अर्थात राज्य की ऐसी राजधानी जो भली प्रकार सुरक्षित हो, चारों तरफ से सुरक्षित हो, जिसको हर प्रकार से सुरक्षित रखा जा सके। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की भी आवश्यकता व्यक्त की है। उसमें दुर्ग होने चाहिए, सुरक्षित दुर्ग, जो राजधानी, जो इस पुर को सुरक्षित रख सके। मनु ने दुर्ग की श्रेणियों में जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग का उल्लेख किया है। जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग का उल्लेख किया है। ये था तीसरा। चौथा है राज्य। राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख कुछ भ्रम उत्पन्न करता है। भ्रम उत्पन्न करता है। कैसे?
क्योंकि वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। राज्य शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया है? जनपद के अर्थ में। इस प्रकार मनु ने राज्य की सीमाओं के अधीन, राज्य में क्या कह लिया है? राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि एवं उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। तो राज्य में क्या क्या आया? राज्य के अंतर्गत आने वाली भूमि एवं उसमें निवास करने वाली जनता, इन दोनों को सम्मिलित किया है और इसे राज्य का नाम दिया है। नेक्स्ट है कोश। ये तो आप सब जानते हैं कि बिना कोश के कोई भी राज्य को चलाना संभव नहीं है। मनु ने राजा को भी परामर्श दिया है कि जनता से कर एकत्रित करके अपना कोष बनाए। मनु ने राज्य के पास जो एकत्रित धन है उसे कोष का नाम दिया है और ये कहा है कि यदि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष नहीं होगा तो वह अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकता है। मतलब समुचित मात्रा में राजा के पास कोष होना चाहिए यदि उसे अपनी दायित्वों की पूर्ति करनी है तो। नेक्स्ट है दंड अथवा सेना। मनु ने दंड अथवा सेना को राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक माना है। बिना सेना के राज्य की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। राज्य की सुरक्षा जब भी संभव है जब उसके पास एक प्रकार की सेना हो। और सेना के अंगों में मनु ने क्या क्या लिया है? रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना। कौन कौन सी? रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना। और राजा को परामर्श दिया है कि सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करे। सभी अंगों को सुदृढ़ बनाए और राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। राज्य की सुरक्षा एवं रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। और लास्ट आता है मित्र। मित्र क्या है? मित्र को मनु ने राज्य के एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है। मनु कहता है कि मित्र अत्यंत आवश्यक है और यह मनु की जो कथन है ये दो तथ्यों की ओर संकेत करते हैं। दो तथ्य बताते हैं। कौन कौन से? पहला है कि कोई भी राजा शून्य में नहीं रह सकता है। मतलब कोई भी राजा अकेला नहीं रह सकता है। कोई भी राजा शून्य में नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता है। दूसरा, उसे दूसरे राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने होते हैं। एक राजा जब तक दूसरे राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाएगा वह सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की व्यवस्था या शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता स्पष्ट की है। राजा द्वारा शांति की नीति अपनाई जानी चाहिए। ये थे राज्य के सप्तांग सिद्धांत या राज्य की 7 प्रकृतियाँ जो मनु ने अपनी मनुस्मृति में बताई है। कल हम करेंगे राज्य का कार्यक्षेत्र। धन्यवाद।